1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से क्या है लोगों की उम्मीदें, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस के एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन शर्मा ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस पे जब बात बजट की हो तो हम प्रोफेसर स्वामी जी को कैसे भूल सकते हैं। इनका एक नाम है और एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, उस आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया कि इंडिया की इकोनॉमी 6.8 से लेकर 7.2 तक ग्रो करेगी और साथ साथ ये भी सवाल पूछा गया कि क्या इस रफ्तार से हम ग्रो करेंगे तो 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। आपकी क्या राय है सर? जय संविधान। देखिए, 2047 की बात करने के बजाय हमको असल में वास्तविकता में बात करनी चाहिए। अगले एक साल की और 5 साल की, जो हम 5 वर्षीय योजना बनाते थे, जिससे हमें ये पता चलता था। देखिए, हमेशा अगर 5 साल का आप प्लान बनाएं और हर एक साल पर रिव्यू करें कि जिस डायरेक्शन में आपको जाना था उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, और उसमें रद्दोबदल की क्या आवश्यकता है। अगर आप 25 साल का प्लानिंग बना लेंगे तो उसका रिव्यू कब करेंगे? हर साल आप सपने बुनते जाएंगे, फिर 2047 के बाद 2075 कर देंगे, फिर 2100 कर देंगे। वैसे काम नहीं होता है। हमेशा मॉनिटरिंग हर चीज़ की, पहले प्लानिंग करना, जैसे मैनेजमेंट का सिद्धांत है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप प्लान कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, चीज़ों को लीड कीजिए और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि जिस दिशा में आपको जाना था आप क्या उस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। अब 2047 की अगर आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप सपने दिखा रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें कोर सेक्टर की, कोर सेक्टर हमारा ठीक काम कर रहा है, लेकिन देखा गया कि एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इस पर डिप हुआ है। क्या वजह लगता है आपको, क्या वजह है और उसमें क्या और करने की आवश्यकता है जिससे बजट प्रावधानों के हिसाब से कि किसानों को ज़्यादा सहूलियत मिले और उनकी आय दोगुनी हो जाए? देखिए, वास्तविकता ये है, जो किसानों की डिमांड थी, मेरे हिसाब से वो किसानों की डिमांड जेन्युइन थी और उसको मान लेना चाहिए था। देखिए, आप जो एमएसपी की बात करते हैं, वो एमएसपी पहली बात तो सारे किसानों को आप नहीं देते, सारी जिन्सों में नहीं देते। अगर आप देखेंगे हर साल जो एमएसपी में आप कीमत बढ़ाते हैं वो 4-5% बढ़ाते हैं और 4-5% आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो इसका माने उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता। फिर अगर आप पूंजी जो कोई आदमी इंडस्ट्री में लगाता है उसकी कैपिटल कॉस्ट के रिटर्न और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं, जो इंटरेस्ट देता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो जो आदमी करोड़ों की लैंड में खेती कर रहा है और लैंड की कीमत को आप नहीं लेते तो वो कैसे रिटर्न होगा? इसका माने वो मजदूरी का पैसा पा रहा है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर किसान की फैमिली के 6 आदमी अगर महीने में 25,000 रुपये भी कमाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम जो आपकी सैलरी वेज का एक्ट है उसके तहत भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, किसानों की आमदनी अगर बढ़ेगी तो देश की इकॉनमी बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अगर गरीबों के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है तो वो चीज़ें खरीद नहीं रहा है। अच्छा, अगर सारा का सारा धन केंद्रित हो जाएगा बड़े लोगों के हाथ में, और आप जानते हैं बड़े लोगों को अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो परचेज नहीं करेंगे, दे डोंट कंज्यूम, दे सप्लाई, दे क्रिएट सप्लाई। भाई, अगर बड़े पूंजी के पास 50,000 करोड़ आ गया तो नई इंडस्ट्री लगाएगा। अच्छा, गरीब आदमी के पैसा आएगा वो परचेजिंग करेगा। इधर क्या मुश्किल हो गई है, असल में जो डिस्पैरिटी बढ़ गई है उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है, दुकानदार भी परेशान है। इसीलिए आपने देखा आज की तारीख में अमेजन ने 15,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें अधिकांश लोग जो हैं भारतीय हैं। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी और दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए लोगों ने दुकान में लगा रखा है, उनके यहाँ कोई परचेजर नहीं आ रहा है, लोग जो है घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अगर मिडिल क्लास को लोअर क्लास की तरफ अब ले जाएंगे तो जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली किसानों के हाथ में पैसा देने का मतलब, अगर आप उसको एडिशनल पैसा दें और उसको सही में उसकी जिन्स मेहनत करके, हमारे किसानों ने, हम PL 480 का गेहूं खाया करते थे, हमारे किसानों ने मेहनत करके 2 साल के अंदर देश की दिशा को बदल दिया। आज हम सरप्लस स्टेट बन गए। किसकी कृपा से बने? किसानों की कृपा से ना, उसके पसीने से बने ना। उसको कीमत क्यों नहीं देते आप? तो एक तरफ आप जो है वो बेचारा सुबह 4 बजे पानी लगाता है, फसल काटता है, पूरा जाड़ा बरसात हर जगह अपने हमारे लिए वो करता है। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, तो आप किसानों को तो आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि बेचारा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा। ज़्यादातर लोगों के खेतें बहुत कम हो गई हैं और जय जवान की आपने अग्निवीर के माध्यम से उनको भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए जो गरीबोन्मुख हों,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, मैं उसके बड़ा कायल हूं। उन्होंने कहा था सरकार का मात्र एक काम है गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। वो नहीं हो रहा है। सर, आपने परचेजिंग की बात की तो अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि गोल्ड के परचेजिंग में 1.56% इजाफा हुआ है पिछले साल की तुलना में। इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए किसके उसमें पिछले साल के मुकाबले नहीं, किस चीज में? गोल्ड सोने की खरीद। देखिए गोल्ड जो है, आप एक चीज समझिए, आर्थिक विषय का एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। गोल्ड और सिल्वर का बहुत तेजी से बढ़ना यह बताता है कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था भी और देश की अर्थव्यवस्था भी। कारण यह है कि जब इकोनॉमिक सिनेरियो खराब होता है और भविष्य की संभावनाएं खराब होती हैं आर्थिक, तो लोग गोल्ड होल्ड करते हैं, सिल्वर होल्ड करते हैं। और आप जानते हैं चीन ने होल्ड किया, अमेरिका ने होल्ड किया, इंडिया ने होल्ड किया, सबने गोल्ड इसलिए होल्ड किया क्योंकि वर्ल्ड में चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं। अब जितना ज्यादा आप गोल्ड होल्ड करेंगे उतना ज्यादा वो सेफ हेवन होगा। या तो डॉलर खरीदेंगे, दो ही चीज सेफ हेवन मानी जाती हैं, या तो गोल्ड या डॉलर। अब डॉलर ज्यादा खरीदेंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपया वीक होगा। और अगर आप गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदेंगे, 1,70,000 का गोल्ड, 3 लाख रुपए का चांदी, ये कौन खरीद रहा है? आप बताइए कौन खरीद रहा है? ये देश के 98% लोग खरीद रहे हैं। रिच पीपल खरीद। आज तो गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में एक मंगलसूत्र नहीं खरीद सकता, लेकिन सेठों के यहाँ वो बड़े बड़े किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस ब्यूरोक्रेट्स खरीद रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो लोग खरीदेंगे दाम बढ़ेंगे, लेकिन ये द्योतक इस बात का है कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। प्रोफेसर साहब, आपने आईएएस की बात कही और ब्यूरोक्रेसी की बात की। आज देखा कि अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि हमें हमारे आईएएस को, ब्यूरोक्रेसी को कॉलोनियल माइंडसेट से आगे निकल के डेवलपमेंट माइंडसेट की तरफ बढ़ने की जरूरत है, तभी हम देश में कुछ अच्छा देख सकते हैं। ऐसी बात की जिसकी कोई संभावना ही नहीं है। देखिए मुश्किल क्या है कि जो आदमी, जैसे बिरला जी थे, एक बार घनश्याम दास बिरला जो है वो 10 मोमबत्तियां जला रहे थे, हाथ से तीली से जलाने लगे, 9 के बाद उनका हाथ जलने लगा। किसी ने कहा बाबू ये क्या कर रहे हैं आप, दूसरी तीली ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं ट्रस्टी हूं और मैं एक तीली बचाने के लिए, क्योंकि जो पैसा मैंने लगा रहा हूं इस मोमबत्ती में वो जनता का पैसा है, समाज। जो गांधी जी कहते थे, यू आर ए ट्रस्टी, आप किसी के विश्वास में वहां बैठे हैं। लेकिन मुश्किल यह हो गई है कि जो भी वहां जाता है वो भूल जाता है कि इस पृष्ठभूमि से आया है, किसान की भी पृष्ठभूमि से आता है, उन्हीं पे अन्याय करने लगता है। कहना एक बात है, लेकिन ये माइंडसेट, और इधर तो हम देख रहे हैं माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। पहले तो तब भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति उनका एक संवेदनशीलता थी, और वो मुख्यमंत्री को भी मना कर देते थे कि साहब इस संविधान विरुद्ध हम नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख में सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, गरीबों की और जनता की किसी को चिंता नहीं। सर, कोर सेक्टर की अगर हम बात करें, आप तो विद्वान हैं बजट के, कोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेमीकंडक्टर्स पे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्सपोर्ट पे, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो आज एक तरीके से संकेत दिया, उसके मुताबिक बजट कैसा होने वाला है, और क्या लगता है कि उसमें क्या क्या सरकार करती है और क्या करना चाहिए उनको? देखिए असली मुद्दा यह है, जो कहा भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, कि हमारा तवज्जो होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग पे। अब आप ये सोचिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो करीब 17% का था, आज 12.5% का हो गया। तो 11 साल में जो चीज नीचे जा रही है, तो ये सोचना चाहिए ना क्यों जा रही है। अच्छा, फिर आपका चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया पिछले 11 साल में, और एक्सपोर्ट 15% बढ़ा। तो अगर चाइना जैसे देश से आप आयात के सारे रास्ते खोल देंगे और चीन का माल यहां डंप हो जाएगा, तो वास्तविकता में जो आपके टैक्स कलेक्शंस हो रहे हैं वो ट्रेडिंग की वजह से हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं हो रहे हैं। देखिए आप ये वास्तविकता समझिए कि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें पसीना बहता है, आपको शॉप फ्लोर में काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ट्रेडिंग में क्या है, चाइना से माल मंगाओ, 50% डिस्काउंट पे 20% मार्जिन जोड़ो और मेक इन इंडिया लगा के बेच दो। तो अगर 100% इंक्रीमेंट हुआ है चाइना से इंपोर्ट में और आपके एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे हैं, आपका रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि रुपया कमजोर होने पे आपके एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए थे। यहां तक कि पाकिस्तान की करेंसी की तुलना में भी आपकी करेंसी 5% वीक हो गई है रिसेंट वीक्स में, पाकिस्तान की तुलना में। तो देखिए एक चीज होती है जो कही जाती है,
लेकिन हमारा कर्तव्य है कि देश की जनता को, देश के बच्चों को, देश के युवाओं को ये वास्तविकता को समझना चाहिए। नौकरी आप कह रहे हैं बड़ा नौकरी पे जोर है। देखिए, एक होता है सेकेंडरी डेटा, एक होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से आपने बता दिया बड़ी नौकरियां हमने क्रिएट कर दी। आप किसी परिवार में चले जाइए, आप 1000 लोगों का सर्वे कराइए और पूछिए कि आज से, जब मैं 2007-8 में मैंने एकेडमिक्स में आने का निर्णय लिया तो मैं एक जगह अप्लाई करता था, 4 जगह से ऑफर आते थे। आज के तारीख में स्थिति है, मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं, 50 पीएचडी बैठे रहते हैं, सर नौकरी दे दीजिए, चाहे 15,000 की दे दीजिए। आप इस अपने जर्नलिज्म में देख लीजिए, आज से 7-8 साल पहले क्या स्थिति थी, डिमांड थी, आज है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग निकाले जा रहे हैं, रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं, हर जगह से रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं। तो अच्छा, सैलरी बढ़ नहीं रही, क्योंकि एम्प्लॉयर भी ये कहता है यार कि जब डिमांड है नहीं और मेरे पास, मैं रेवेन्यू कमाऊंगा, अपने पास रखूंगा, तुम्हें नौकरी करनी है करो, नहीं मैं दूसरे को रख लूंगा। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच जो हो रहा है हर जगह, तो नौकरियां अगर मिलती होती तो आपने वो अग्निवीर में जो लाखों बच्चे 4 बजे सुबह दौड़ दौड़ के मेहनत करते थे और अपना देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे, उनको आपने 4 साल में रिटायर करा देंगे और 75 साल में खुद रिटायर होने की चेष्टा नहीं करेंगे। भाई उनको भी कम से कम 15 साल की नौकरी मिलती, उनको पेंशन मिलती, उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती, उनको कैंटीन मिलती। उनको आपने सब कुछ छीन लिया और खुद अपने वहाँ 75 साल के बाद भी शासन रखना चाहते हैं। ये कौन सा न्याय है? सर, जो जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और जो पब्लिक कह रही है कि सरकार का बेसिकली जो इस बार बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसान तो है ही, इंडस्ट्री को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर रहेगा। आपको क्या लगता है सरकार को और क्या बजट प्रावधानों में सहूलियत देने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें जो पीछे नहीं हुई उसको करने की ज़रूरत है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर आप बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें समझते हैं, अगर आप मॉल बनना समझते हैं, अगर आप ये सब जो बुलेट ट्रेन और ये दुनिया भर की चीज़ समझते हैं, देखिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता देश का, शहरों से गांव को जोड़ता और मेरे गांव बनते स्मार्ट विलेजेस। अगर आज ये बताइए, पूरे देश के अंदर कितने गांव ऐसे हैं जिनके अंदर सीवर सिस्टम है? वो पानी जो पी रहे हैं तालाब के अंदर का, जिसमें भैंस भी नहा रही हैं और पानी भी पी रहे हैं और जिसमें सीवर का पानी भी जा रहा है, वही गंदा पानी पी रहे हैं ना। अगर आपके इंदौर, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे शुद्ध स्वच्छ शहर माना जाता है, वहाँ सीवर का पानी पी के लोग मर रहे हैं। गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, आपके यहाँ विदेशी भी ये समझते हैं कि भाई आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर दिल्ली आके वो विजिट करेंगी अपनी फैक्ट्री को और आपके यहाँ AQI होगा 500 और उनके यहाँ AQI होता है 15, रहेंगे? आपके यहाँ पानी और हवा आप नहीं बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप केवल बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं। अरे गरीब आदमी को क्या मतलब आपने मेट्रो बना दी, क्या मतलब सड़कें बना दी? उसका मतलब तो यह है कि अच्छा, फिर पलायन की समस्या। भाई गांव को अगर आप बिल्कुल डेवलप नहीं करेंगे और शहरों को बिल्कुल न्यूयॉर्क बना देंगे तो सब गांव के लोग शहर आ जाएंगे, अर्बन स्लम्स बन जाएंगे, गांव वीरान हो जाएंगे, जो हो रहे हैं आज की तारीख में। तो असल में जो फोकस होना चाहिए था, जो कहा गया था हर गांव को गोद लेंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे, आज गोद लिए वो गांवों की हालत देख लीजिए। मैं ये चाहता हूं मेरे देश के किसान, मेरे देश के गांव वो इतने स्मार्ट हों, और उसके बाद जैसे आप विदेश जाइए, वहां देखिए शहर और गांव में आपको अंतर नहीं पता चलेगा, तो गांव वाला क्यों शहर जाएगा? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो एजुकेशन किसी भी देश के डेवलपमेंट का कोर होता है। आज भी स्थिति ये है कि PhD में छात्र 2%, 3% से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है उसमें और क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन लोग वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं आगे। देखिए, मेन कारण तो ये है कि जो पिछले 11 साल से तवज्जो दिया गया है हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने का। हम लोग सब सरकारी स्कूल में पढ़ें, GIC में पढ़ें, और GIC में जिस तरह की पढ़ाई होती थी वो अद्वितीय थी। आज के तारीख में एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में उसकी मजबूरी है एडमिशन कराए, क्योंकि सरकारी स्कूल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अध्यापकों को सम्मान जो हमारे ज़माने में मिलता था, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, उनको जो सम्मान मिलता था, पैसा कम था लेकिन सम्मान बहुत था। आज आप टीचर्स को सम्मान भी नहीं देते और पैसा भी नहीं देते। क्लास का सबसे अच्छा बच्चा टीचिंग में जाना चाहिए। आज जो क्लास का बच्चा जिसे कोई नौकरी नहीं मिलता वो टीचिंग में जाता है, तो जो टीचर जिसे खुद ही कुछ नहीं आता वो देश को शिक्षा क्या देगा? पूरे विश्व के 200 बड़े यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपके भारत के एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। जब यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ तो पता चला हमारे देश के लोग यूक्रेन पढ़ने गए।
रूस पढ़ने गए हैं। विश्व में सब जगह हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। कहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं? अच्छा, जो पढ़ने आते हैं किसी को चीनी कह के मार देते हैं, किसी को विदेशी कह के उससे विद्वेष करने लगते हैं। अरे यार, अब फिर कोई नॉनवेज खाएगा उससे लड़ने लगेंगे। अरे यार, लेट एवरीबडी सर्वाइव, लेट अस कोएग्जिस्ट। हम विश्व के अंदर रह रहे हैं, वो हमें झेलें, हम उन्हें झेलें, प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन आप कभी उसमें गिरजाघर में घुस जाते हैं, कभी आप मस्जिदों में घुस जाते हैं। एनपीए, इन्फ्लेशन और फिस्कल डिफिसिट, ये किसी देश की इकोनॉमी कितनी रोबस्ट है या कैसी है, इसका एक इंडिकेटर होता है। एनपीए हमारा 2% के आसपास है। इन्फ्लेशन जो है उसको भी हमने काफ़ी काबू रखा है, और फिस्कल डिफिसिट में हम लगातार अब 5% के नीचे 4% के करीब हो गए। उसमें सरकार कह रही है कि हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इन्फ्लेशन का बहुत कम रहना खतरनाक संकेत है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? किसी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं? जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो दाम गिरते हैं। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो मिडिल क्लास के लिए ठीक है। नहीं नहीं, फूड इन्फ्लेशन तो डिपेंड करता है डिमांड कितनी पैदा हुई और कितनी ज़रूरत हुई, वो छोड़ दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर टोटल इन्फ्लेशन की आप बात करेंगे तो इसका मतलब यह है लोगों के पास डिमांड नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। भाई, रोबस्ट डिमांड के लिए आवश्यक है कि लोगों के पास जो मैंने शुरुआत की थी, अगर परचेजिंग पावर होगी और सप्लाई नहीं हो पाएगी तब तो प्राइसेस बढ़ेंगे। आज के तारीख में स्थिति यह है कि लोगों का, क्योंकि मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा रोबस्ट हुआ करता था, आज आप देख लीजिए गोल्ड लोन्स ले रहे हैं लोग, अपने पीएफ से विड्रॉल कर रहे हैं, पर्सनल लोन्स ले रहे हैं, उनमें भी डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। ये इंडिकेटर्स हैं। इन्फ्लेशन का कम होना ना तो खुश होने की बात है ना दुखी होने की बात है, लेकिन उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स, उसके अंदर घुसने की आवश्यकता है, जो ये बताती है कि वास्तविकता में इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा कम हो जाना भी एक खतरनाक संकेत है। लेकिन फिस्कल डिफिसिट कम करना तो सरकार की उपलब्धि मान सकते हैं। नहीं, ठीक है भाई। देखिए, बेसिक इशू यह है कि अभी हम लोगों ने जो नियम बनाए हैं, जो कर रहे हैं हम, जैसे आप जीडीपी की बात आपने की थी, आपने कहा कि साहब अब हम सोच रहे हैं कि 7% हमारी जीडीपी हो जाएगी। ये बताइए कि जब मनमोहन सिंह का 10 साल का जमाना था, उस समय एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.9% थी। लोन कितने थे? लोन अगर आपके 4 गुने हो जाते हैं तो आपकी जीडीपी का प्रतिशत उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक, आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, मस्ती से जी रहे हैं। आप 5 करोड़ का लोन ले लें, इनकम आपकी 1 लाख रहे, क्या होगा? स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, ट्रैप में आ जाएंगे। आज क्या हो रहा है, विदेश से लोन ले लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे वो लोन का रिपेमेंट कौन करेगा? अच्छा, फिर आप जब आए थे 60 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का हो गया है, तो 92 रुपए का। अब 92 रुपए के, इसका माने जो लोन आपके थे वो 1.5 गुने बढ़ गए। तो इंटरेस्ट भी आपको 1.5 गुना देना है, प्रिंसिपल भी आपको 1.5 गुना देना है। तो आप कर क्या रहे हैं? नए नए लोन लेके पुराने लोन वापस कर रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं। सर, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने पीछे के दिनों में, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, सरकार एक तरीके से चलती है। जो स्टेट गवर्नमेंट को फंड एलोकेशन की बात है, या स्टेट गवर्नमेंट से जो टैक्सेस आते हैं, जाहिर सी बात है कि स्टेट से सेंट्रल फंड के तहत उनके आते हैं, एलोकेशन में हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर। इंडोनेशिया हमसे 19.6% सेंट्रल एलोकेशन करता है, 19.8, और हम 19.6 कर रहे हैं। इसको आप बजट में किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे इसको मतलब ये हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से ले जा रहा है, या इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मतलब ये है कि अगर हर रेवेन्यू सोर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अर्निंग के कोई मौके ही नहीं रहेंगे, सेंटर ही को देना पड़ेगा। भाई आप सोचिए ना, पेट्रोल मनमोहन सिंह के ज़माने में क्रूड के इंटरनेशनल प्राइसेस क्या थे? $140 पर बैरल। हमें पेट्रोल डीजल किस दाम पे मिल रहा था? 70 और 50। आज इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस क्या हैं? 60। हमें किस दाम पे मिल रहा है? 100। इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस आ रहे हैं और सेस लगा लगा के आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पैसा ले लेते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को तो देंगे, एलोकेशन तो ज़्यादा आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे मनरेगा के अंदर आपने नया परिवर्तन किया, जी राम जी बन गया। अब पहले तो 90-10 का पोर्शन था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट को। अब आपने स्टेट से कहा तुम 40% दो। इसका माने आपने जी राम जी प्रोग्राम जो है बेसिकली किसानों को और मजदूरों को मजदूर विहीन करने के लिए बनाया है।
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जब सारे टैक्सेस खुद ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस केवल पेट्रोल डीजल पे ले लो, उसी पे टैक्स अपनी एडिशनल लगा के थोड़ा बहुत पैसा वसूल लो, वरना पैसा लेने ही नहीं दे रही है। तो पैसा लेने ही नहीं दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही को तो पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हमारा सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, ये हमारा कोर सेक्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। सर्विस, जाहिर सी बात है कि सर्विस की हम बात करते हैं तो एफएमसीजी अभी जो है पूरे मार्केट को एक तरीके से कैप्चर किया हुआ है। सरकार किस दिशा में आगे सोच रही है और इसमें एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कैसे होगा? देखिए, हम तो जो भी चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब से आप आए हैं आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड है इसका माने आप चीज़ों को ऊपर ले जाएंगे, अगर डाउनवर्ड है तो नीचे ले जाएंगे। आपने बात की एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि क्या एनवायरनमेंट के बारे में हमारे देश में हो रहा है। देखिए, वास्तविकता ये है कि हमें तवज्जो असल में जो देनी चाहिए थी वो एजुकेशन पे देनी चाहिए थी, हायर एजुकेशन पे देनी चाहिए थी। आज से 30 साल पहले भी जो कॉलेजेस के अंदर सिलेबस डिफरेंट कोर्सेज के थे आज भी वही हैं। अच्छा, मूल समस्या क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने, जब ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, एक स्कीम चलाई कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में हम लोगों को, बच्चों को गाइडेंस देंगे और आप फॉर्म भरिए। मैंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, 2 पन्ने का पूरा ऊपर से नीचे तक मैंने फॉर्म भर दिया। लास्ट में उन्होंने पूछा व्हाट इज योर एज, मैंने कहा 70। कहने नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, ओनली पीपल अप टू 35 आर एलिजिबल। यार 35 की उम्र तक तो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप खुद नहीं समझ आती, वो पढ़ाएंगे क्या? देखिए, जो बात आपने शुरू में की थी, बुजुर्ग जो हमारे देश के 60 साल में रिटायर हो जाते हैं वो टेलेंट का पूल हैं, हब है एक तरीके से। उनके दिमाग में एनर्जी भी है। विदेश में वो रिटायर नहीं करते 90 साल तक, जब तक आप वर्केबल हैं। उनका डोनाल्ड ट्रंप भी कितने साल के हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट में, देश की प्रगति में उनका योगदान क्यों मना करते हैं? आप उन्हें क्यों रिटायर करते हैं? बच्चों को गाइड करें, हम पैसा भी नहीं लेंगे, हम कह रहे हैं हम पैसा नहीं लेंगे, हमें गाड़ी दे दीजिए, अपना पैसा भी नहीं खर्च करेंगे और आपसे भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि हमें जो हमारी एनर्जी है और हमारा जो टैलेंट है उसका यूज कीजिए। भाई, राष्ट्र के हित में तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या हम हो या आप हो या सब हो, वी हैव टू बिल्ड ए स्ट्रांग नेशन। लेकिन अगर स्ट्रांग नेशन बनने की मार्ग में बाधाएं होती हैं तो कष्ट होता है। हेल्थ और फार्मा सेक्टर एक कंसर्न है, सरकार के लिए भी कंसर्न है, जनता के लिए भी कंसर्न है। उसमें क्या लगता है आपको और क्या करने की आवश्यकता? नहीं, आपने सबसे पहले तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम था, जो सरकारी मेडिकल सिस्टम था, उसको कोलैप्स करा दिया। हर जगह प्राइवेटाइजेशन, हर जगह प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन, मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन। अब आप ये सोचिए, गरीब आदमी, आप एम्स में आप बहुत लोग सर्वे करते हैं, जाके देखते हैं, मध्यम वर्ग के लोग कंबल में, ठंड में सड़क के किनारे लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हुए हैं? बच्चे छोटे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो सड़क के बाहर लेटे हुए हैं, होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, जमीन बेच के आ गए हैं, 3-3, 4-4 महीने आप पड़े रहते हैं। अरे आप कम से कम जो सरकारी हॉस्पिटल थे वहाँ पे उनके लिए रहने की जगह, उनके खाने की जगह, अगर आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 40 लाख के नीचे का तो आपका बिल नहीं बनेगा, तो गरीब और मध्यम वर्ग कैसे अफोर्ड करेगा? मेडिकल इंश्योरेंस आपने अगर मान लीजिए कर भी दिया 5 लाख का, तो 25 लाख का खर्चा हो जाता है। 5 लाख में भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल हेरा फेरी कर लेते हैं। सर, आखिरी सवाल, अगर आप वित्त मंत्री होते, संभावना तो जीवन के अंतिम क्षण तक है, बिल्कुल है, तो 5 वो चीज जो विकसित भारत के सपना को साकार करने के लिए आप करते? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं एजुकेशनल सिस्टम में ये सैलरी, टीचर्स की सैलरी कम से कम 3 लाख रुपए कर देता, और ये करता कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो टीचर बने। बेस्ट टैलेंट शुड कम देयर, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा कि रिटायर्ड लोग, बैंकिंग सिस्टम वाले, रेवेन्यू सर्विसेज वाले, सिविल सर्विसेज वाले, जर्नलिस्ट, उनसे कहता कि आप आइए, आपको केवल गाड़ी देंगे, आइए कॉलेज में बच्चों को गाइड कीजिए, बिकॉज यू नो एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड। आज की तारीख में जो पूरे विश्व के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बाकी फील्ड्स में काम हो रहा है, वो सिलेबस में डालते और उसके लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स होते, जिससे चीज़ें पास ऑन होती और 3 साल के बाद देश की एक अलग स्थिति बनती। इसके अलावा हमने जो इंपोर्ट में चाइना के पूरे रास्ते खोल दिए हैं उसको मैं बंद करता, और देश के अंदर जैसे सेल था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 सेल के प्लांट्स लगवाए, मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता या प्राइम मिनिस्टर होता, मैंने इस तरह के प्लांट्स कम से कम 100 लगाओ देश के अंदर, लेकिन पीएसयू के अंदर लगाओ। जो भी इंडस्ट्री लगेगी पीएसयू के अंदर लगेगी, और अगर प्राइवेट सेक्टर में लगेगी तो एक प्राइवेट सेक्टर को इतने ऊपर हम एक्सीड नहीं करने देंगे। आई वांट मोर कंपटीशन।
जैसे अमेरिका ने किया। भाई आज इंडिगो के साथ जो हुआ, अगर अमेरिका में यह घटना हुई होती तो 10 एयरलाइंस आके रिप्लेस कर जाती, किसी को कोई कष्ट ना होता। हमारी 60% 70% अगर मोनोपोली उसके पास है, लोगों को कष्ट हुआ, देश बर्बाद। पूरा मैसेज वर्ड के अंदर क्या चला गया? कंपटीशन आपने खत्म कर दिया, सब एक दो पूंजीपतियों के हाथ में कर दिया, पीएसयूज आपने बंद कर दिए। तो सवाल यह है कि आपको पीएसयू, फिर जो बच्चे हैं उनको मिनिमम वेजेस के लिए कम से कम, एक आज की तारीख में जो स्थिति है कि एमबीए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आप 25-25 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, 12,000 की तनख्वाह मिलती है। अरे वो बच्चे कैसे पालेंगे? अब अग्निवीर जो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, वो अपने शादी कैसे करेगा, अपने बच्चे कैसे पालेंगे? तो आपको इंडस्ट्री में, जैसे अभी मैं, अगर कोई बुरा लगे तो लग जाए, और इसमें कह भी सकते हैं, मेरी ट्रोलिंग भी हो जाए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सन 54 में कि हमारे मंदिर अब इंडस्ट्रीज होंगी। मैं आपसे कहता हूं, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाइए, जितना बड़ा मंदिर बनाना है बना लीजिए, जितने लोगों को दर्शन करना है मत कर ले, लेकिन पहले 10,000 की इंडस्ट्री लगाइए और उस इंडस्ट्री में 20,000 लोगों को नौकरी दीजिए। यूपी के अंदर 4 फर्टिलाइजर प्लांट लगे थे, लाखों लोगों को नौकरी मिली थी। अरे इंडस्ट्री लगाओ ना यार। उत्तर प्रदेश, बिहार में कौन सी इंडस्ट्री लगी है बताइए? सारी इंडस्ट्री जो लग रही हैं साउथ में लग रही हैं, गुजरात या महाराष्ट्र में लग रही हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में मंदिरों के अलावा बन क्या रहा है? और एक चलते चलते अगर वित्त मंत्री को आपको कहना हो कि सुनिए वित्त मंत्री जी, तो एक सवाल क्या कहेंगे आप उनसे? नहीं, और एक और चीज जो बहुत गलत हुई है, मैं क्योंकि शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लगा हुआ है और भीषण रूप से लगा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया और देशी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया। पहले एसटीटी लगता था, बंद हुआ, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है, एसटीटी भी लगता है। इसका माने अच्छा इंटरेस्ट रेट बॉन्ड में कम करते चले जा रहे हो ना। लोग बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं ना शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड लोगों के खरीदने का मौका नहीं रह गया, तो आपने पैसा कमा भी लिया तो उस पैसे को लगाओगे कहाँ? तो आपने सुना कि प्रोफेसर स्वामी ने क्या कहा कि सरकार को आवश्यकता है कि ऐसी योजना लाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की गारंटी मिले, सुरक्षा की गारंटी मिली। ऐसी इंडस्ट्री आप लगाइए जहां पे आप 20,000 10,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, किसी को विरोध नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कार्यक्रम का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और महानुभाव के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।